हाँ भाई, पेपर वेपर कैसा हुआ तुम्हारा? हैं? कौन सा पेपर? वही आईआईटी का जो पेपर था बेटा तुम्हारा? चलिए भाई। गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? चलिए। तो टफ तो नहीं था पेपर। टफ तो नहीं था, लेकिन इंटेंशनली कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे गए थे जिसमें जानबूझ के आपसे गलती कराया जाए। एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने क्लास में कराया था, 4mr² था। याद है? 9m मास की डिस्क थी। 4mr²। मैंने एग्जाम में चेंज कर दिया उसमें। मैंने उसमें जब क्लास में कराया था तो मैंने साइड में से निकाली थी डिस्क, और उसमें से कहाँ निकाल दी? बीच में से। बीच में से निकाल दी तो क्या एनुलर डिस्क बन गई थी क्या वो? तो बहुत सारों ने तो 4mr² देखते ही टिक लगा दिया होगा। तो कहीं कहीं जगह ऐसा किया गया था इंटेंशनली, देखने के लिए कि तुम क्वेश्चन पढ़ते हो या बस सीधे जो है हवा में करते हो सारी चीजें। चलिए। तो कहाँ तक हो गया था बेटा अपना? पेपर में डाउट है? बोलो क्या डाउट है, पेपर दे दो कोई एक जना भाई। बातें बिल्कुल नहीं, आप शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा बोल, क्या डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट है, बोल। खड़ाखड़ खड़ाखड़ बोलता रहे। अब मुझे जब बातें करता हुआ दिख गया उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। नाइन्थ। हाँ। नाइन्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से। मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं भाई। जो आपका हुआ था पेपर वो डिस्कस किया जा रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है मुझे। बातें नहीं बेटा। विनोद बातें नहीं। तू नहीं कर रहा, वो कर रहा है। मना कर दे तू उसको। तुझे डरा रहा है? क्या बात कर रहा है? बोल दे भाई, विमल हूं मैं। बल्ला चलता है मेरा। चलो। अब अब शोर नहीं, देखो फिर सीरियसली या सिंसियरली पढ़ाई कर लो। फिर जो है मैं क्लास एक्सटेंड करूंगा, फिर तब भी तुम रोओगे। ठीक है भाई, तुम शांति से ईमानदारी से पढ़ लो तो ऑटोमेटिकली टाइम पे जो है कवर हो जाएगा जो अपने को करना है। आप फ्री। ठीक है। नहीं करोगे तो फिर एक्सटेंड करनी पड़ेगी। चलिए। अब देखो, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा अपने को करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को सिंसियर होना पड़ेगा। अब इस चीज को समझो। एक्चुअली मैं अभी लेक्चर की प्लानिंग ही कर रहा था। तो मैंने जो एनालिसिस करा उसमें यह है कि भाई जैसे दिवाली से जब आपका ब्रेक आए, दिवाली का जो ब्रेक आए, तब कोई भी चैप्टर बीच में नहीं बचे अपना। भाई या तो चैप्टर कंप्लीट हो जाए या तब तक स्टार्ट ही ना हो। ठीक है। बिकॉज बीच में अगर वो रह जाता है ना चैप्टर, तो फिर उसके बाद वो चैप्टर गड़बड़ हो जाता है। बिकॉज होता क्या है, आप लोग चले जाते हो या जो भी है, मतलब कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते। फिर जब आप वापस से आते हो तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो वो जो पहले पढ़ाया होता है वो आधों को तो अच्छा एसएचएम ये क्या होता था सर। तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। तो इसलिए करना क्या है, हमें हमें ध्यान ये रखना है कि भाई हमें दिवाली से पहले अपना एसएचएम तक कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा अपने को सिंसियर होना पड़ेगा। अब जो है मस्ती वस्ती ठीक है अपनी जगह, ठीक है। लेकिन अब अपने को पढ़ाई भी करनी है, मतलब ये नहीं कि अपन मस्ती मस्ती में पूरा टाइम निकाल दे। इसलिए मैंने डिस्कशन का भी ये सोचा है कि मैं इस बार आपका जो डिस्कशन अभी रोटेशन का है, उसके लिए सैटरडे को एक डिस्कशन क्लास रख दूंगा जिसके अंदर अपन डिस्कशन वाला टाइम सेव कर लेंगे भाई। अदरवाइज डिस्कशन में अपना पूरा, आप लोग एक लेक्चर ले ही लेते हो पूरा डिस्कशन में। ठीक है सर, सभी आप ही कर दो। तो उसका मैं जो है अलग से एक वो रख लूंगा जिससे हमारा एटलीस्ट वो टाइम तो सेव हो जाए। ठीक है बेटा। चलिए। तो मैं पेपर डिस्कस कर, नाइन्थ क्वेश्चन जिसका डाउट था, देखो नाइन्थ क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को एक बात बहुत बार बोली थी, याद करो बेटा। क्या सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास करती है उसके अबाउट आई मिनिमम होता है क्या? डेफिनेटली एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसके अबाउट आई क्या होता है? मिनिमम। क्योंकि आई किसके बराबर होता है? आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सेस थ्योरम ये बोलता है आई इज इक्वल्स टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। मतलब अदर देन सेंटर ऑफ मास कोई भी एक्सेस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। मतलब एम डी स्क्वायर ज्यादा ही होगा। मतलब पक्की बात है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास करेगी उसके अबाउट आई क्या होगा? मिनिमम। अब तुम्हें क्या बोला जा रहा है, तुम्हें आई और एक्स में रिलेशन दे रखा है कि भाई जो है एक्सेस जो है उसकी दूरी हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, और हमसे सेंटर ऑफ मास पूछा है। अब सोच, जब एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करेगी तो इस आई की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। क्या मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया था क्या?
भाई जब एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, आई किसका फंक्शन है, एक्स का, तो डी आई बाई डी एक्स क्या कर दोगे, जीरो। डी आई बाई डी एक्स जीरो कर दोगे, उस एक्स पे आई की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। भाई डी आई बाई डी एक्स जीरो जब करोगे तो जिस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डी आई बाई डी एक्स जीरो होगा, उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और जिसके अबाउट वैल्यू मिनिमम होगी मैं जानता हूं वो क्या होगा, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम किसके अबाउट होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन था, आपको डी आई बाई डी एक्स क्या करना था, जीरो। ठीक है भाई, चलिए। हाँ बेटा, और बोल डाउट, और डाउट बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्वेश्चन का है भाई, 30 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है तो है। ऐसे जादू हो रहा है क्या यार? अब ऐसे कोई कोई जादू थोड़ी है कि उससे करेगा तो, अरे तेरे सामने कर रहा हूँ, तू जैसे बोलेगा वैसे करूंगा। ठीक है, ले बोल भाई। 32, तूने मास आधा नहीं करा होगा। मतलब हद है यार, अगर स्क्वायर प्लेट का मास m है तो ट्रायंगुलर प्लेट का मास क्या होएगा, m/2। ठीक है, चलो चलो भाई, और बोलो डाउट, जल्दी जल्दी बोलते रहो, टाइम मत वेस्ट करो, खड़ाखड़ बोलो। और कोई डाउट बेटा, और कोई डाउट किसी को? जनसंख्या काफी कम लग रही है मुझे आज, हैं? आधे निकल जाते हैं लास्ट क्लास में। बेटा उनको मैं निकालूंगा इस बार, पीटीएम आने तो अभी, उनका बढ़िया निकालूंगा मैं, सब निकाल दूंगा उनका खाया पिया। हैं? हैं? सबको फोन लगाऊंगा, एक एक को फोन लगाऊंगा, बताऊंगा कि भाई ये कारनामे हैं। हैं? हाँ, तारीफ करूंगा तुम्हारी बहुत, मतलब कहूंगा कि क्या चिराग पैदा हुआ है, मतलब लाखों में एक। ऐसे कौन से पुण्य किए थे आप लोगों ने जो मतलब ऐसी औलाद। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब अपन रोलिंग स्टार्ट हो गया था ना, तो रोलिंग आपको मैं बता रहा था, मैं आपको एक जस्ट क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, बिकॉज लास्ट क्लास में तो आप टेस्ट के चक्कर में पागल हो रखे थे। ठीक है, तो याद करें जल्दी से, 5 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे। रोलिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। आपने बोला सर ट्रांसलेशनल मोशन अलग पढ़ो, रोटेशनल मोशन अलग पढ़ो, दोनों को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, रोलिंग। जब बॉडी ट्रांसलेट करती है, क्या हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, क्या हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होता है, हर एक पार्टिकल v से आगे जाता है, हर एक पार्टिकल a से आगे जाता है। जब रोटेट करती है बॉडी तो हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा आर होती है। क्या होती है, ओमेगा आर। क्या डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है क्या? और हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो हर एक पार्टिकल के पास कितने एक्सेलरेशन हो सकते हैं, दो, एक सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर और एक टेंजेंशियल अल्फा। अब हमने रोटेशन अलग पढ़ा, ट्रांसलेशन अलग पढ़ा, दोनों को क्या करें, कंबाइन। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो किसी भी पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी आएंगी, दो, एक तो v और एक ओमेगा। और किसी भी पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन आएंगे, तीन, एक a, एक अल्फा आर और एक ओमेगा स्क्वायर आर। क्या यही पढ़ा था क्या हमने? फिर हमने प्योर रोलिंग की कंडीशन निकाली थी। प्योर रोलिंग मींस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब ऐसी रोलिंग जिसके अंदर स्लिपिंग नहीं हो रही हो। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में याद करिए कंडीशन क्या निकल के आई थी, v बराबर ओमेगा। क्या ये ऑन ऑफ फिक्स्ड सरफेस आई थी क्या? मैंने पहले आपको क्या मूविंग सरफेस के लिए कंडीशन निकाल के बताई थी, और फिर मैंने बोला था कि अगर ये मूविंग सरफेस काय पे आ जाए, रेस्ट पे, मतलब v1 क्या हो जाए, जीरो, a1 क्या हो जाए, जीरो, तो क्या कंडीशन v बराबर ओमेगा आ गई थी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर कोई बॉडी फिक्स्ड सरफेस पे रोल कर रही है, अगर कोई बॉडी फिक्स्ड सरफेस पे, फिक्स सरफेस मतलब ये आपका फ्लोर हो गया, इस पे अगर बॉडी रोल कर रही है बेटा, तो बोलो v किसके बराबर होता है, ओमेगा आर। मतलब जिस इंस्टेंट पे ये वाला पॉइंट जमीन से कांटेक्ट में होता है, उस इंस्टेंट पे क्या ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है क्या? क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। फिर मैंने बोला था कि भाई प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग का मतलब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग तो नहीं हो रही, लेकिन स्लिपिंग की क्या हो सकती है, टेंडेंसी। मतलब अगर फ्रिक्शन होगा तो 100% उसका नेचर क्या होगा, स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, रिलेटिव स्लिपिंग। यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग तो हो ही नहीं सकती। तो अगर फ्रिक्शन हुआ तो उसका नेचर कैसा होगा, बोलिए, स्टैटिक।
अब मैंने आपको ये भी बताया था उस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जब फ्रिक्शन है उस समय डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब ये पॉइंट जब हवा में चला जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन प्योर रोलिंग में फिक्स्ड सरफेस पे हमेशा क्या आएगा, जीरो। ये हमने देखा था। उसके बाद ये बेसिक बेसिक बातें हमने देखी। उसके बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी टोटल का फॉर्मूला देखा था, विच विल एनहेंस आवर स्पीड। क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है? अगर आपको याद हो तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन सारे ही लिख लेते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और क्या टोटल इन दोनों को जोड़ दूं क्या, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या तीनों का रेशियो ले सकते हैं क्या? क्या ये कैंसिल हो जाएगा? 1:2 के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की हेल्प से बॉडी की शेप निकाल सकते हैं क्या? क्या मैंने आपको हर एक बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बता दिया है? जो बॉडी क्या कर सकती है, रोल। रिंग का कितना था, 1, डिस्क का हाफ, सॉलिड स्फीयर का 2/5, हॉलो स्फीयर का 2/3। यहां तक देख लिया था अपन ने, ठीक है। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो गई थी। आई थिंक यहीं तक ही हुआ था। क्वेश्चन कर रहे थे अपन, हाँ। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल होते हैं। मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ भाई स्फीयर की ट्रांसलेशनल इज टू टोटल का रेशियो क्या, बता सकते हो क्या? भाई ट्रांसलेशनल इज टू टोटल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए तुम्हें पता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5। समझ में आता है क्या? कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे बताना। ट्रांस अच्छा 4 तो बस, ये तो कंप्लीट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो अब आगे मूव करते हैं। अब आज कुछ तूफानी करा दूं, बिगड़ तो नहीं जाओगे? कुछ कह रहे हैं, यस सर, बिगड़ जाएंगे, फैल जाओगे हैं? स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो ही होता है। शेल मतलब क्या होता है, खोखला। शेल क्या होता है, खोखला, कवर, ठीक है। तो हैं, क्या हो गया? क्वेश्चन आया तो शेल तो खोखला ही होता है यार, हैं? हाँ कंसेंट्रिकली मतलब सेंटर कह रहा हूं, ठीक है। मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम। कंसेंट्रिक सर्कल्स पढ़े होंगे ना छोटी क्लासों में, भाई ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस तो अलग अलग लेकिन सेंटर सेम, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। चलिए तो आइए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं अपन। ये हमने एक बेसिक सेगमेंट कवर कर लिया है, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे पेपर का लेवल घटता गया, तो उस क्वेश्चन को, काफी लेंदी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस क्वेश्चन को मॉड्यूल में से हटा दिया गया। सॉल्ड इलस्ट्रेशन में हुआ करता था अभी, लेकिन हटा दिया गया। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब जने बोर्ड पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करेंगे। देखो ध्यान से, ये कोई भी एक बॉडी है, मान लेते हैं डिस्क है, चलो इस डिस्क का मास है m, इसका रेडियस है r, जो सरफेस है वो रफ है, सरफेस जो है वो रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लेते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, तुमने करा क्या, तुमने इस डिस्क को सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 दी है। तुमने करा क्या, ये डिस्क ली और डिस्क को ऐसे तुमने ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 देके छोड़ दिया। तो बच्चे प्रैक्टिकली सोच, छोड़ने के तुरंत बाद सोच, अभी क्या ये डिस्क घूम रही है क्या? अभी क्या ये डिस्क घूम रही है क्या? नहीं, अभी रोल नहीं कर रही है। अभी तुमने डिस्क को सिर्फ क्या दी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो अब जैसे ही तू डिस्क को छोड़ेगा उस समय डिस्क v0 वेलोसिटी से आगे जा रही है, मतलब हर एक पार्टिकल कितने से आगे जा रहा है, v0। अभी इस समय ओमेगा आर नहीं है, क्योंकि मैंने ओमेगा डिस्क को दिया ही नहीं है, तो मैंने इसको सिर्फ v0 दिया, तो हर एक पार्टिकल v0 से आगे जा रहा होगा। तो सोच, ये जो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा ग्राउंड के रिलेटिव, ये भी कितने से आगे जाना चालू करेगा, v0। अब जैसे ही ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v0 से आगे जाना चालू करेगा, क्या स्लिपिंग होगी या नहीं होगी, होगी। अब ये प्योर रोलिंग नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा, काइनेटिक। 100% यहाँ कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या घिसटता हुआ आगे जाएगा क्या, क्योंकि भाई अभी इसके पास ओमेगा तो है ही नहीं। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या, v बराबर ओमेगा आर होती थी क्या? अरे याद आ रहा है ना, ये v से चल रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो सर ये ट्रांसलेशन की वजह से v और रोटेशन की वजह से टेंजेंशियली क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो सर v जब ओमेगा आर के बराबर होता था तो प्योर रोलिंग होती थी। अभी तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट अगर तुम फील करो तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में घिसटता हुआ कहां जा रहा है, बोलिए, आगे। तो बच्चे अब जैसे ही ये घिसटना चालू करेगा तो फ्रिक्शन जो है का नेचर क्या होगा, काइनेटिक। कहां लगेगा, आगे या पीछे?
शाबाश, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो सर जैसे ही ये घिसटना चालू करेगा पॉइंट, इस पे फ्रिक्शन लगेगा एंड 100% दिस फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक इन नेचर। अब प्रैक्टिकली सोच, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इसकी वी नॉट को बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। अब देख हुआ क्या, ये फ्रिक्शन लगने से टॉर्क मिलना चालू हुआ। देख अभी तक सिर्फ बॉडी पे क्या था? mg, और क्या था बेटा? नॉर्मल। ध्यान से देखना, क्या दोनों का ही ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो था क्या? क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रही थी। क्या फ्रिक्शन का ओ के अबाउट टॉर्क आएगा या नहीं आएगा? और तू ध्यान से देख, क्या फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा क्या? ध्यान से देख, तो क्या फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा क्या? अब देख ध्यान से हो क्या रहा है, ध्यान से पिक्चर समझ। फ्रिक्शन इसकी रफ्तार को तो कम कर रहा है, वी नॉट को तो फ्रिक्शन क्या करेगा बोल? कम। और टॉर्क देगा मतलब क्या? इसका ओमेगा बढ़ाएगा क्या? अभी ओमेगा क्या है? जीरो। स्टार्टिंग में ओमेगा क्या है? जीरो। लेकिन अगर फ्रिक्शन का क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा तो क्या इसका ओमेगा बढ़ेगा क्या? मतलब इसके ओमेगा को क्या कराएगा? बढ़ाएगा। अब सोच, वी नॉट कम होते होते वी हो गया, और ओमेगा जीरो से बढ़ते बढ़ते ओमेगा हो गया, सच दैट वी किसके बराबर हो गया? ओमेगा आर। जैसे वी ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, अब क्या रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होगी या प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी? अब क्या चालू हो जाएगी? प्योर रोलिंग। नहीं आया समझ में? प्रोसेस समझ में आई? व्हाट इज द प्रोसेस? मतलब देखो, क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस सेट करना चाहता हूं कि सर हुआ क्या। हुआ ये कि सर आपने जो है बॉडी को सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देके छोड़ा, तो जैसे ही वो ग्राउंड से कांटेक्ट में आई सर बॉडी, उस बॉडी की टेंडेंसी, वो बॉडी कहां जा रही थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? आगे, क्योंकि आपने सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी। तो हर एक पार्टिकल के पास रफ्तार कितनी थी? v। तो कांटेक्ट पॉइंट के पास भी कितनी थी? v नॉट। तो उसकी वजह से कांटेक्ट पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे स्लिप करेगा, और डेफिनेटली स्लिपिंग होगी, क्योंकि अभी ओमेगा तो है ही नहीं। सर अब स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन सर इसका वी तो घटाएगा और इसके ओमेगा को बढ़ाना चालू करेगा। अभी ओमेगा जीरो है, इसको बढ़ाना चालू करेगा। और सर डेफिनेटली एक समय आएगा जब वी घटते घटते ओमेगा बढ़ते बढ़ते वी किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा। और क्या उस समय प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी क्या? चलिए तो पहले इसको बनाओ, फिर अपन इसको मिलके करेंगे। पहले डायग्राम बनाओ, फिर मैं क्वेश्चन लिखाता हूं। ये ध्यान रहे, हमने इसको सिर्फ कौन सी वेलोसिटी दी है स्फीयर को? डिस्क को ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। अभी इसका कोई ओमेगा नहीं है। चलिए अब लिखें, फाइंड टाइम आफ्टर विच, फाइंड टाइम आफ्टर विच डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। फाइंड टाइम आफ्टर विच डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। कितने टाइम बाद डिस्क प्योर रोलिंग चालू करेगी? ऑल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी, also find its velocity when it starts pure rolling. Also find its velocity when it starts pure rolling. Also find its velocity when it starts pure rolling. अब सब जने बोर्ड पे देखें, तुमसे क्या पूछा जा रहा है? कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग चालू होगी? अच्छा, प्योर रोलिंग चालू होने का मतलब v किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा। भाई v किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा। तो प्योर रोलिंग चालू होते ही v किसके बराबर? ओमेगा। तो कितने टाइम बाद होगी? और जब प्योर रोलिंग चालू होगी उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अच्छा वेलोसिटी पूछी है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। किसकी वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास। भाई क्या इस बॉडी पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्या? अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, तो सर कौन से वाले पॉइंट की? तो ऐसे केसेस में हम हमेशा बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास। तो हम किसकी वेलोसिटी बताएंगे बोलिए? सेंटर ऑफ मास। क्या लगता है जब डिस्क प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगी तो वेलोसिटी जो होगी वो वी नॉट से ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी? 100% क्या होगी? कम, क्योंकि फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? घटाएगा। चलो तो भाई हम मान लेते हैं कि टी टाइम बाद, लेट सपोज टी टाइम बाद क्या स्टार्ट होती है? प्योर रोलिंग। तो टी टाइम बाद हम मान लेते हैं कि भाई इस डिस्क की वेलोसिटी हो जाती है कितनी? v। और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ओमेगा। और क्योंकि बेटा अगर प्योर रोलिंग चालू हो चुकी है तो बोल v किसके बराबर? ओमेगा आर। क्या तुझे बात समझ में आती है क्या? अब देख मुझे क्या करना है ना, मुझे v बराबर ओमेगा आर निकालना है। मैं टी टाइम बाद v पता लगाऊंगा, मैं टी टाइम बाद ओमेगा पता लगाऊंगा, और v किसके बराबर कर दूंगा? ओमेगा आर। क्योंकि टी टाइम बाद क्या चालू हो रही है? प्योर रोलिंग। और एक बार प्योर रोलिंग चालू हो जाती है तो v किसके बराबर होता है बोलिए? ओमेगा।
तो मैं टी टाइम बाद वी पता लगाऊंगा, टी टाइम बाद ओमेगा पता लगाऊंगा। वी पता लगाना तो बहुत ही आसान है। क्या तुम इसका एक्सेलरेशन मुझे बता सकते हो क्या? ध्यान से देख, इस पे ऊपर क्या लग रहा है एन, नीचे क्या लग रहा है एम जी। तो वाई डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। एन किसके बराबर हो गया? एम जी। अब एक्स डायरेक्शन में देख, तूने इसको वेलोसिटी दी है आगे और फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। इसका एक्सेलरेशन आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा या पीछे होगा? अबे गधों, फोर्स अगर पीछे लग रहा है तो एक्सेलरेशन आगे कैसे होएगा? बिल्कुल ही मतलब बुद्धि है या नहीं है तुम में? फोर्स अगर पीछे लग रहा है तो क्या एक्सेलरेशन आगे हो जाएगा? कहां पे होएगा? पीछे। और ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? मतलब क्या ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है? नहीं आया तुम्हें? बहुत टफ बात कर दी मैंने। चलो, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है? फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू बताओ क्या होती है? म्यू के इंटू एन, और एन किसके बराबर है? एम जी। तो देख, क्या म्यू के एम जी लिख दूं क्या? लोड ले पाओगे? अच्छा, तो एक्सेलरेशन क्या नेट फोर्स बाय मास होता है क्या? बोल, नेट फोर्स कितना है इस पे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे इसके अलावा और कौन सा फोर्स दिख रहा है? तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन बाय मास। कितना आ गया बताओ मुझे? म्यू जी। भाई म्यू के को म्यू ही लिख दो, बार बार कहां तक म्यू म्यू के लिखेंगे? तो आज जरूर शीशे के सामने खड़ा होना तो, ठीक है, बहुत जरूर, बिल्कुल, मतलब खड़ा होना ही होना है तेरे को। और पूछना ऐसा अन्याय क्यों हुआ? ये वी नॉट क्या है? फोर्स है? ये वी नॉट क्या है भाई, ये तो बता दे। डिस्क पे फोर्स लगा आगे की तरफ वी नॉट, तो सर पीछे की तरफ उस पे लगा फ्रिक्शन। भाई वी नॉट क्या है बताना यार, क्या है वी नॉट? वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आजकल? वेलोसिटी बाय मास या नेट फोर्स बाय मास? फोर्स बाय मास ही तो होता है ना। तो कैसी बातें कर रहे हैं? आगे समझ में तो आ गया ना तेरे को? ये मतलब वही है ये चीज कि यार मैं तुम्हें बोल दूं कि ये ब्लॉक जो है, इसको तुमने वी वेलोसिटी दी है और ये रफ सरफेस पे जा रहा है। तो यार ये तो प्रैक्टिकल भी बुद्धि लगा सकता है बच्चा। रफ सरफेस पे अगर ब्लॉक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि उस पे क्या फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो आगे होगा या पीछे होगा? पीछे। वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, मतलब क्या है? रिटार्डेशन कहलाएगा क्या? क्या बढ़िया क्वेश्चन कराऊं मैं तुम्हें, तुम तो शुरू में ही बिल्कुल गोबर कर रहे हो। चलिए, तो देखो ध्यान से, समझ में आया तुम्हें मैंने क्या करा? मैं कुछ भी नहीं करा, मैंने बोला कि इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो सर उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन हो गया म्यू जी। आगे की तरफ या पीछे की तरफ? कहां पे, आगे या पीछे? आगे। कहाँ कहाँ हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन? पीछे। जो एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा कितना? म्यू जी। अच्छा, वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, तो ये एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। तो भाई मैं रिटार्डेशन निकाल चुका हूं। अब क्या मैं टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी पता लगा सकता हूं क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी। क्योंकि टी टाइम बाद वाली वेलोसिटी के पीछे क्यों पड़े हो आप? सर क्योंकि टी टाइम बाद क्या चालू हो जाती है? प्योर रोलिंग। तो टी टाइम बाद अगर मैं v पता लगा लूं, टी टाइम बाद अगर मैं ओमेगा पता लगा लूं, तो v किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा। अब टी टाइम बाद ओमेगा भी रिक्वायर्ड है। अब बुद्धि लगा के सोच, अभी तक तुम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे थे, तो एफ नेट बराबर क्या चल रहा था? एम ए। अब ओमेगा घूमना, मतलब अब किसका कंसेप्ट आएगा? टाउ बराबर आई अल्फा। पूरे रोलिंग में सिर्फ दो ही इक्वेशन लगाऊंगा मैं, एक बार ट्रांसलेशन के लिए एफ नेट बराबर एम ए, और एक बार रोटेशन के लिए टाउ बराबर आई अल्फा। अब बुद्धि लगा, क्या ये बॉडी बेटा ओ पॉइंट के अबाउट घूमेगी क्या? तो अगर ये ओ पॉइंट के अबाउट घूमेगी तो ओ के अबाउट एम जी का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क, क्या सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा? क्या फ्रिक्शन इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा? जिसकी वजह से इसके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या अल्फा आएगा, और वो अल्फा इसके ओमेगा को बढ़ाएगा। एक्सीलरेशन का काम क्या होता है? वी को बढ़ाना। तो अल्फा का काम क्या होता है? ओमेगा को बढ़ाना। अरे भाई एंगुलर एक्सीलरेशन है ना। चलो, तो ओ पॉइंट के अबाउट अब हम लिखते हैं टॉर्क की इक्वेशन। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। मुझे बताओ ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? तुम लोग बताओ, बोलो क्या हो जाएगा? एफ के आर। क्या समझ में आया क्या? एम जी और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, बराबर आई अल्फा। बोलो आई, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। क्या फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू बताए क्या? म्यू एम जी आर बराबर एम आर स्क्वायर, ये एम सारे एक जैसे लिखो, कहीं बड़ा कहीं छोटा, तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। देखना एम एम गया, एक आर गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताना तो?
टू म्यू जी बाय आर। क्या ये अल्फा आ गया क्या? मतलब इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आ रहा है सर, और ये टॉर्क इस डिस्क को घुमाना चालू करेगा, तो इस डिस्क का हम अल्फा निकाल चुके हैं। अब मुझे इस डिस्क का टी टाइम बाद क्या चाहिए? ओमेगा। सोच कौन सी इक्वेशन लगाऊं? फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बोलो ओमेगा नॉट कितना? 0। इनिशियली डिस्क रेस्ट पे थी, मतलब जो इनिशियली डिस्क का ओमेगा क्या था? 0। अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा? बोलो 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी। क्या ये ओमेगा हो गया क्या? अब ध्यान से देख, मेरे पास टी टाइम बाद क्या है बेटा? ओमेगा। और क्या मैं टी टाइम बाद वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं क्या? यहां पे निकाल लेता हूं। बोल कौन सी इक्वेशन? v बराबर u प्लस ए टी। अरे लगा सकते हैं क्या? अच्छा u किसके बराबर? बोल 0। कितना? v नॉट। अच्छा a पॉजिटिव नेगेटिव कितना? बोल माइनस म्यू जी इंटू टी। क्या टी टाइम बाद तुम्हारे पास वेलोसिटी आ चुकी है? क्या टी टाइम बाद तुम्हारे पास ओमेगा आ चुका है? और अगर अब तुम्हारी बॉडी ने क्या चालू कर दिया? बोलिए प्योर रोलिंग। तो v किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा। आओ तो आइए v बराबर ओमेगा आर। बोलो v की वैल्यू कितनी? v नॉट माइनस म्यू जी टी। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बोलो कितनी? 2 म्यू जी टी बाय आर इंटू आर। ठीक है, आर को कैपिटल से डिनोट कर लो। क्या आर आर कैंसिल हो गए क्या? तो ध्यान से देखना, तो भाई मेरे हिसाब से तो टी आ गया वी नॉट बाई 3 म्यूज। इतने टाइम के बाद क्या चालू हो जाएगी? बोलिए प्योर रोलिंग। इस टाइम बाद क्या चालू हो जाएगी? प्योर रोलिंग। और तुमसे मैं वेलोसिटी पूछूं कि जब प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी, तो क्या मैं वेलोसिटी में यहाँ पे इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दूं? क्या वेलोसिटी आ जाएगी? बिकॉज इतने टाइम बाद प्योर रोलिंग चालू हुई है, तो वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बताना तो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? वी नॉट माइनस म्यू जी। टाइम की वैल्यू कितनी? वी नॉट बाय 3 म्यू जी। तो म्यू जी तो कट गया। क्या वी 2 वी नॉट बाय 3 आ जाएगा क्या? अच्छा वी नॉट से बड़ा आया है छोटा आया है? छोटा। 2 वी नॉट बाय 3 वी नॉट से क्या है? छोटा। कम, कम होना भी चाहिए था क्या? बिल्कुल होना चाहिए था। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप देख सकते हो। और रटने की बजाय पूरा फील करो। आपको मैंने बिल्कुल फील वाला मेथड बताया है। अब प्योर रोलिंग चालू हो गया, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब स्लिपिंग की क्या बनती हो? टेंडेंसी। अब जैसे ही एक बार v बराबर ओमेगा आर हो गया, अब इसको आगे से कोई खींचने वाला नहीं है, पीछे से कोई खींचने वाला नहीं है, तो इसका ना तो v चेंज होगा ना ओमेगा चेंज होगा। तो v बराबर ओमेगा आर, तो अब ये प्योर रोलिंग करता रहेगा। ये वैसी बात है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को चला दूं, तो वो यूनिफॉर्मली क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। अगर यहाँ फोर्सेज होते, मान ले जो है, अभी मैं अगली प्रोफाइल कराऊंगा जहां पे फोर्सेस लगेंगे, तो उन फोर्सेस की वजह से, मान ले इस पे मैंने कोई फोर्स लगाया होता, उसकी वजह से ऐसा हो सकता था कि v तो बढ़ रहा होता ज्यादा, और ओमेगा क्या हो रहा होता? कम बढ़ रहा होता। तो फिर डेफिनेटली स्लिपिंग के क्या बन जाते? चांसेस। फिर फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता। इस पर्टिकुलर केस में तो क्या है, जैसे ही एक बार v बराबर ओमेगा आर हो गया, अब फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, और क्या, डेफिनेटली चलते रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में अलग चीज होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि बेसिकली जो डिस्क होती है वो एक पॉइंट पे कांटेक्ट पे नहीं आती। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जहां से ये सरफेस से कांटेक्ट में आती है, ये एक पार्ट कांटेक्ट में आता है, तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है नीचे से सरफेस, जिसकी वजह से नॉर्मल जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और नॉर्मल का टॉर्क इसको क्या कर देता है? रोक देता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज अलग है। बाकी अगर अपन आइडियल मान के चलें, अगर हम ये मान के चलें कि सिर्फ एक पॉइंट ही कांटेक्ट में आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है भाई, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने कैसे अप्रोच करा है क्वेश्चन को। एक बार जल्दी से बताता हूं तुम्हें। भाई मैंने इसको वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया। मतलब सर जैसे ही आप छोड़ोगे तो कांटेक्ट पॉइंट सरफेस के रिलेटिव आगे स्लिप करेगा। आगे स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। और वो फ्रिक्शन काइनेटिक इन नेचर होगा, बिकॉज स्लिपिंग हो रही है। तो ये फ्रिक्शन इसके वी को तो घटाएगा, और धीरे धीरे इसका ओमेगा बढ़ाना क्या करेगा? चालू करेगा। और एक समय आएगा जब वी किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा। और जैसे ही ये हो जाएगा, तब क्या चालू हो जाएगी? प्योर रोलिंग। तो भाई मैंने करा क्या, मैंने टी टाइम बाद मान लिया प्योर रोलिंग चालू होती है, तो मैं टी टाइम बाद वी पता लगाऊंगा और टी टाइम बाद ओमेगा पता लगाऊंगा। वी पता लगाने के लिए मैंने सिंपल काइनेमेटिक्स यूज करी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने वी निकाल लिया। अब मुझे टी टाइम बाद ओमेगा निकालना था, तो मैं पूरे चैप्टर में पढ़ता आ रहा हूँ टाओ बराबर आई अल्फा।
तो मैंने टाउ बराबर आई अल्फा की हेल्प से अल्फा पता लगा लिया, फिर फर्स्ट इक्वेशन लगा के वापस से क्या पता लगा लिया, ओमेगा। और टी टाइम बाद वी बराबर क्या होना चाहिए, ओमेगा। क्यों, प्योर रोलिंग चालू हो चुकी है। बात समझ में आई क्या? जहां आपने क्वेश्चन लिखा है उसमें थर्ड पार्ट लिख दो, म्यू मिनिमम, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, म्यू मिनिमम, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा नहीं सॉरी, इसमें नहीं, इसमें तो म्यू की जरूरत ही नहीं, ठीक है सॉरी, नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, चलिए ठीक है, यहाँ तो अपन ने फ्रिक्शन लिया ही म्यू एम जी है, ठीक है। चलिए, क्या आपको बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो v कितना हो गया, 2v0/3। अब ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को, ये जो मैंने तुम्हें बताया ये फील वाली अप्रोच थी, पूरी फील आती है इसके अंदर। अब इसकी तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फील तो नहीं आएगी लेकिन क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ, मैंने तुम्हें एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दिया। अच्छा, कोई बॉडी ट्रांसलेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p, यही पढ़ा था ना। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा था, r क्रॉस p, और रोटेटिंग बॉडी का क्या पढ़ा था, i ओमेगा। क्या मैंने तुम्हें एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन लिखाया था क्या? नहीं, वो थोड़ी लिखाया मैंने, सिर्फ मैंने ट्रांसलेशन अलग पढ़ाया, रोटेशन अलग पढ़ाया, क्या दोनों को एक साथ लिखाया है क्या? हाँ, तो अब लिखो इसमें, यहीं पे ही लिखो इस क्वेश्चन की सेकंड अप्रोच के लिए, एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं। लिखो, लिखो एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। चलो अब देखो ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। हाँ भाई, अब ध्यान से देखो, यही अपन ले लेते हैं, सपोज कर ये कोई एक बॉडी है, ये v से आगे भी जा रही है और ओमेगा से घूम भी रही है। अब मान ले, मुझे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, मान ले मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, मुझे ए पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का क्या बताना है बेटा, बोल, एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या है, बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, हाँ। क्या है, बॉडी रोटेट कर रही है, हाँ। तो एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन की वजह से भी आएगा और रोटेशन की वजह से भी आएगा। तो अब जब तुम एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो तुम लिखोगे एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन, प्लस बोल क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन। अब ट्रांसलेशन की वजह से ध्यान से देख, अब ट्रांसलेशन की वजह से हम जानते हैं भाई, मैंने तुम्हें क्या बताया था, बॉडी के ट्रांसलेशनल इफेक्ट को हमेशा काय से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास। क्या रोटेशनल इफेक्ट को कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ट्रांसलेशनल इफेक्ट को हम बॉडी के काय से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलिए, सेंटर ऑफ मास। तो सोच, अगर ये m मास की बॉडी है तो सोच ट्रांसलेशनल मोशन, सोच एक तरह से, क्या एक m मास का पार्टिकल जो इसका सेंटर ऑफ मास है, क्या m मास का पार्टिकल v से आगे जा रहा है क्या? तो अगर बच्चे कोई एक m मास का पार्टिकल v से आगे जा रहा है, ये m मास का पार्टिकल, बॉडी का मास m, तो उसका मास सेंटर ऑफ मास पे, तो m मास का पार्टिकल अगर v से आगे जा रहा है, तो क्या मैंने तुझे पार्टिकल का a पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया है क्या? क्या हो जाएगा बता दे, क्या हो जाएगा, mvr। समझ में आता है कैसे भाई, mv इंटू क्या होगा, r परपेंडिकुलर, और r परपेंडिकुलर क्या ये हो जाएगा क्या? ये सब पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? ये r वेक्टर होगा r क्रॉस p, तो क्या ये r वेक्टर होगा क्या? ध्यान से देखना, क्या ये r वेक्टर है क्या? और क्या ये p वेक्टर है क्या? कौन सुंदर, कौन सुंदर, r, p सुंदर। किसका कंपोनेंट करना चाहिए, r। क्या r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, क्या वो रेडियस के बराबर हो जाएगा? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये पढ़ाया है ना मैंने। तो बोल, ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr। r क्या है, डिस्क का रेडियस, ये r परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, r। क्या ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम mvr हो गया क्या? और बेटा रोटेशन की वजह से तो दिमाग लगाना ही नहीं है, रोटेशन की वजह से हमेशा ही क्या होएगा, i ओमेगा। रोटेशन का इस a पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, आपका रोटेशन हमेशा ही क्या हो जाएगा, i ओमेगा। रोटेशन का लेना देना है कि वो किस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है। बोल क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल आंसर, i ओमेगा। नहीं आया? अच्छा, मान लिया अगर मैं ए की जगह ये बी पॉइंट दे देता, क्या दे देता, ए की जगह बी पॉइंट, तो मुझे बुद्धि लगा के बता, ये तो तूने एल ए निकाला, अगर मैं एल बी बोलता तो उससे तो ट्रांसलेशन की वजह से क्या हो जाता, क्या समझ में आता है, क्यों जीरो? लाइन ऑफ मोशन क्या बी से ही पास कर रही है क्या? तो ट्रांसलेशन की वजह से तो क्या हो जाता, जीरो। और रोटेशन की वजह से हमेशा ही क्या होता है,
आई ओमेगा। मतलब रोटेशन का तो दिमाग में लोड ही नहीं लेना सर, रोटेशन का तो जिस एक्सेस के अबाउट घूम रही है इनटू ओमेगा, आई ओमेगा होगा। और ट्रांसलेशन का जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है हम निकाल के आए हैं, आर क्रॉस पी वाला जो कंसेप्ट है हम उससे निकाल लेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन में कैसे निकालना है, हमें सोचना है जैसे बॉडी का सेंटर ऑफ मास वी से कहां जा रहा है आगे, उसका एंगुलर मोमेंटम हम पता लगा लेंगे। आई बात समझ में? अब ध्यान से आओ इस क्वेश्चन में, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, ठीक है? तो ये आप कॉपी कर लो पहले एक बार, चलो। एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मैंने आपको दोनों अलग अलग पढ़ा रखे थे, मैंने दोनों को कंबाइन करके आपको बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट पढ़ा रखा था, मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा रखा था। अभी मैंने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि बॉडी चल भी रही है और बॉडी घूम भी रही है। अब देखो इससे ये क्वेश्चन वन लाइन हो जाएगा जो तुमने करा है, लेकिन फील तो इसी से आएगी जो मैंने तुम्हें बताया, दैट इज अ बेसिक मेथड, फील वाला मेथड। चलो कॉपी हो जाए तो मुझे बताना। हो गया कॉपी? चलो अब देखो ध्यान से इसकी ऑल्टरनेट अप्रोच या शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चे ध्यान से देख, इस वाले पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हैं, मान ले इसको तूने पी नाम दे दिया। मुझे पी पॉइंट के अबाउट बता, एमजी का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क और काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क, क्या तीनों का जीरो होगा या नहीं होगा? क्यों जीरो होगा तीनों का, बता दे कोई। क्या तीनों की लाइन ऑफ एक्शन पी से पास कर रही है क्या? मतलब सर ये पी पॉइंट जादुई पॉइंट है। जादुई पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट किसी भी फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा। अगर मैं सेंटर के अबाउट लेता तो एमजी और नॉर्मल का तो नहीं आता, लेकिन क्या फ्रिक्शन का आता क्या? तो पी पॉइंट इज अ वेरी गुड पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी इज जीरो। अब याद करो तो मैं पढ़ाया था, जब नेट फोर्स जीरो होता था तो क्या कंजर्व होता था? मोमेंटम। जब नेट टॉर्क जीरो होता है तो क्या कंजर्व होता है? एंगुलर मोमेंटम। मतलब अबाउट पॉइंट पी क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? भाई जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होता है क्या उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है? तो तुम लिखोगे अबाउट पॉइंट पी L will remain constant. About point P, L will remain constant. L will remain constant मतलब L इनिशियल किसके बराबर बेटा बोल? L फाइन। अब बुद्धि लगा के सोच, इनिशियली जब बॉडी को तूने जो है V0 वेलोसिटी दी थी, तो इनिशियली बॉडी रोटेट कर रही थी, ट्रांसलेट कर रही थी, या दोनों कर रही थी? ट्रांसलेट कर रही थी। और फाइनली जब प्योर रोलिंग में आ गई तो रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, दोनों कर रही है। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा क्या वो सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से होगा? और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा क्या वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों की वजह से होगा? चल आजा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन की वजह से। ट्रांसलेशन का कंसेप्ट सिखा दिया है मैंने। ट्रांसलेशन में क्या सोचना है, जैसे कि एक पार्टिकल है एम मास का, वो पार्टिकल का मास कहां मानोगे? सेंटर ऑफ मास। तो एम मास का पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से कहां जा रहा है? आगे। क्या मुझे तुम इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट बता सकते हो क्या? क्या हो जाएगा बता दो, क्या हो जाएगा? क्या डाउट है क्या इसमें? अरे सेम ही तो चीज हो गई। एम वी नॉट तो क्या हो गया? पी, और ये तुम्हारा क्या हो गया? आर वेक्टर। क्या दोनों के बीच में एंगल 90 है क्या? तो बोलो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल एम वी नॉट आर। क्या मैंने सही लिखा है क्या? रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से जीरो। अरे ओमेगा थोड़ी है अभी, आई ओमेगा लिखोगे ना, रोटेशन की वजह से लिख लो आई ओमेगा। ओमेगा क्या है? जीरो। नहीं आया? चलो फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट क्या ट्रांसलेशन की वजह से भी आएगा, क्या रोटेशन की वजह से भी आएगा? बोल ट्रांसलेशन की वजह से कितना? एम वी नॉट आर या एम वी आर? एम वी आर। और रोटेशन की वजह से कितना बेटा बोल? आई ओमेगा। नहीं आया? अच्छा आई ओमेगा, क्या तुझे आई पता है क्या? अच्छा प्योर रोलिंग चालू हो चुकी है, मतलब ओमेगा किसके बराबर है बेटा बोल? वी बाय आर। अरे बोल सकता हूं क्या? अच्छा तो देखो ध्यान से, ये एक लाइन का सॉल्यूशन होता है। मैंने आई ओमेगा की अगर वैल्यू पुट कर दी होती तो इसी लाइन में सॉल्यूशन आ जाता। अभी अपन अलग से पुट कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो एम वी नॉट आर बराबर एम वी आर प्लस आई ओमेगा। बोलना तो आई कितना बेटा? आई कितना हो जाएगा? क्या दे रखा है मैंने? डिस्क। क्या हो जाएगा बोल? एम आर स्क्वायर बाई 2। और ओमेगा बोल बेटा? क्यों वी बाई आर? समझ में आता है ना? क्योंकि ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, ये तब का एंगुलर मोमेंटम है जब क्या चालू हो चुकी है? प्योर रोलिंग। तो ओमेगा को लिख दिया वी बाई आर। ध्यान से देखना, तो क्या आर आर कैंसिल हो जाएगा क्या? अच्छा और भी देख, क्या बाकी सारे आर भी कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं आया समझ में? अरे देख भाई, एम वी नॉट आर बराबर 3 एम वी आर बाई 2।
एम आर वी किसके बराबर आ गया बोल, 2v0/3। चेक कर, पहले भी क्या यही आया था क्या, v किसके बराबर आ गया, 2v0/3। तो वन लाइन सोल्यूशन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। पर लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फील नहीं आएगी तुम्हें, जो आंसर तो समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या आया है, क्यों आया है, लेकिन वो जो फर्स्ट वाला मेथड था वो एक्चुअल में फील वाला मेथड था, वो बेसिक था, कंसेप्चुअल था। ये भी कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है इसमें कोई जुगाड़ लगाया मैंने, जुगाड़ कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑल्सो प्योरली कंसेप्चुअल, बट उसमें फील फैक्टर ज्यादा था। आधे लोग कह रहे हैं सर हमें तो किसी में भी फील नहीं आ रही है। तो भाई ये तुम्हारा v निकल के आ गया 2v0/3। फर्स्ट मेथड में मैंने v बराबर ओमेगा आर वाली कंडीशन को पूरा निकाला, मैंने t टाइम बाद v निकाला, मैंने t टाइम बाद ओमेगा निकाला, फिर v बराबर ओमेगा आर किया, उससे t टाइम निकल के आया, और उस टाइम की वैल्यू को v वाली इक्वेशन में पुट करा, उससे मेरी वेलोसिटी निकल के आई। इस वाले में मैंने बोला कि जो ये वाला पॉइंट है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियली आप इस चीज को फील करो कि बॉडी सिर्फ क्या कर रही थी, ट्रांसलेट, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से होगा, फाइनली ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो फाइनली ट्रांसलेशन की वजह से भी होगा और रोटेशन की वजह से भी होगा। तो मैंने पी पॉइंट के अबाउट देखा कि नेट टॉर्क 0 है, तो मैंने बोला पी पॉइंट के अबाउट ही इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल बराबर फाइनल कर दिया, वी आ गया 2v0/3। अरे भैया समझ आया। चलो अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो छोटी सी एक, इफ कंसिस्टेंट फोर्सेस एक्टिंग। फिर फर्स्ट इक्वेशन लगा लो भाई, टाइम फाइंड करना होगा, तो मैं जानता हूं सर यहां से यहां तक तो स्लिपिंग हुई है, इसके बाद प्योर रोलिंग चालू हुई है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना, म्यू जी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो सर टाइम फाइंड करना है, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ए पता है, टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब लिखो हेडिंग, इफ कंसिस्टेंट फोर्सेस एक्टिंग। अब देखो नेक्स्ट वाली प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें दोनों प्रोफाइल करा रहा हूं। ये वो प्रोफाइल थी जिसमें कुछ समय के बाद प्योर रोलिंग चालू हो जाती है, और अगली प्रोफाइल में हम बॉडी में शुरू से ही क्या कराएंगे, प्योर रोलिंग, बॉडी में शुरुआत से ही प्योर रोलिंग कराएंगे, मतलब अगर फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा लगेगा, स्टैटिक। तो लिखो इफ कंसिस्टेंट फोर्सेस एक्टिंग। चलो अब बोर्ड पे सब जने बहुत अच्छे से फोकस करना। देख बच्चे, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, मान ले कुछ भी है, मान लेते हैं डिस्क ही है, चलो, मास m और रेडियस कितना r। अब इस डिस्क पे मान ले मैंने फोर्स लगाया F बराबर 2mg, मैंने कुछ भी फोर्स लगा दिया, F फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसा जो है समझ कि ये मान ले अगर स्मूथ होता, ये अगर क्या होता, स्मूथ, तो अगर ये स्मूथ होता बेटा, तो इस पे फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 2mg। क्या इस 2mg की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करती क्या, तो इस 2mg की वजह से इसके पास क्या आता, एक्सेलरेशन। क्या इस 2mg का टॉर्क भी आता क्या, ओ क्या अबाउट, मतलब क्या इसकी वजह से अल्फा भी आता क्या। तो बेटा अगर मान ले थोड़ी देर के लिए अगर ये स्मूथ होता, तो सर एक तो इसके पास इस फोर्स की वजह से ए आता, और एक इस फोर्स का ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क आता, उसकी वजह से क्या आता, अल्फा। मतलब एक तो आया सर ए और एक अल्फा, तो ये आया अल्फा आर। अब अगर प्योर रोलिंग होनी है तो बोल ए किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा। अब सपोज कर ये जो तूने फोर्स लगाया था इसकी वजह से जो ए आया और जो अल्फा आर आया, मान ले ए ग्रेटर देन अल्फा आर है, ए ग्रेटर देन क्या है, अल्फा। तो इस कांटेक्ट पॉइंट के स्लिप करने की टेंडेंसी कहां बनेगी, आगे, तो फ्रिक्शन कहां लगना चालू हो जाएगा, पीछे। अगर फ्रिक्शन होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो लगेगा ही नहीं, और अगर होगा तो डेफिनेटली इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी कहां बनी, आगे, और जैसे ही बनेगी फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे। अच्छा मान लिया अगर अल्फा आर ए से ज्यादा होता, फ्रिक्शन कहां लग जाता, आगे। क्या बात समझ में आती है क्या, तो एक बार डायग्राम बनाओ, मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, फिर अपन मिलके करेंगे। तो इसको बनाओ अच्छे से डायग्राम को, फिर मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ तो मैं पूरा। तो एक डिस्क एम मास की, जिसका रेडियस आर है, फोर्स लगा रहे हैं उस पर हम, चलो, ऑन अप्लाइंग फोर्स
F, on applying force F, on applying force F, disk starts pure rolling. On applying force F, disk starts pure rolling. इस पर F फोर्स लगाने के बाद ये डिस्क क्या चालू कर देती है? प्योर रोलिंग. फुल स्टॉप के बाद लिखें, फुल स्टॉप के बाद लिखें, assume there is sufficient friction, assume there is sufficient friction between disk and ground, assume there is sufficient friction between disk and ground to support pure rolling. आपको जितना फ्रिक्शन लेना है ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन का भंडार है अपने पास, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. Assume there is sufficient friction between disk and ground to support pure rolling. Find first part. Find first part, acceleration of disk. First part, acceleration of disk. Second part, friction force acting on disk. Second part, friction force acting on disk. Friction force acting on disk. Third part, mu minimum. कम से कम म्यू कितना हो? म्यू मिनिमम. चलो अब ध्यान से सब जने बिल्कुल बोर्ड पे देखें, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन. मैं ये कराऊंगा, उसके बाद सारे आपको ही करने हैं आज. अब बच्चे देख ध्यान से इस क्वेश्चन की, तुम्हें सबसे बढ़िया अप्रोच बताता हूं मैं, सबसे बढ़िया, सबसे जो है शॉर्टेस्ट अप्रोच. देख बेटा, तूने इस पे फोर्स F लगाया है. अब ये F इसका ए भी प्रोड्यूस करेगा और अल्फा भी प्रोड्यूस करेगा. इस F की वजह से इस डिस्क के पास एक्सेलरेशन भी आएगा और इस F की वजह से अल्फा भी आएगा, टॉर्क भी आएगा. तो बेटा अब मुझे पता नहीं है क्या डेटा क्वेश्चन में दिया है. हो सकता है इस F की वजह से A ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो और जो अल्फा आर हो वो क्या हो? कम. तो कांटेक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी कहां बनेगी? बोल आगे. हो सकता है इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आया हो उसकी वजह से जो अल्फा आर हो वो क्या हो? ज्यादा, और A क्या हो? कम. तो कांटेक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी कहां बनेगी? बोल पीछे. फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे. तो सर ये तो बड़ा चक्कर वाला काम हो गया, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई फ्रिक्शन कहां लगेगा? हमें कैसे पता लगेगा भाई? ये वो चीज नहीं है. पहली बात तो दिमाग से निकाल दो. बहुत सारे लोग क्या है, इसको स्लाइडिंग से कंपेयर करते हैं कि सर देखो ब्लॉक आगे जा रहा है, सर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे. क्या ये स्लाइडिंग है? क्या नहीं, ये रोलिंग है. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगी. ये सारा का सारा खेल उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का है कि उसकी स्लिप करने की क्या टेंडेंसी बन रही है. और उसकी स्लिप करने की टेंडेंसी कौन डिसाइड करेगा? F. इस F की वजह से क्या A आना है? क्या हाँ. क्या अल्फा आना है? क्या हाँ. अगर A अल्फा आर से ज्यादा तो कांटेक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी कहां पे? बोल आगे. तो अगर फ्रिक्शन है मेरे पास सफिशिएंट तो कहां लगेगा? पीछे. अगर अल्फा आर A से ज्यादा तो स्लिप करने की टेंडेंसी कहां? पीछे. फ्रिक्शन है मेरे पास तो कहां लगेगा? आगे. क्या तुम्हें समझ में आता है? तो देख बेटा अपन करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में, मैं तुम्हें दोनों तरीके से करके बताऊंगा. भाई मुझे लिटरली अभी नहीं पता भाई, इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि सर फोर्स आगे लगाया मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे. क्यों? वो मैंने तुम्हें बता दिया. ये सिंपली स्लाइडिंग नहीं है. स्लाइडिंग अलग चीज थी, वहां पे ये सरफेस के रिलेटिव आगे स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शन कहां लग रहा था? पीछे. यहाँ पे हमें कांटेक्ट पॉइंट को देखना पड़ेगा कि ये कांटेक्ट पॉइंट सरफेस के रिलेटिव कहां घिसट रहा है, आगे घिसट रहा है या पीछे घिसट रहा है. तो कहां स्लिप करने की टेंडेंसी है? कांटेक्ट पॉइंट की. और कांटेक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी कौन बताएगा? A और अल्फा आर. क्या बात समझ में आती है? तो सर अब करें क्या? ठीक है वो तो बात समझ में आती है, कहीं भी लग सकता है. तो हमें सबसे पहले बात दिमाग में क्या सेट करनी है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन इसमें पीछे ही लगे, हो सकता है फ्रिक्शन कहां लग सकता है? आगे. और बिल्कुल ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रिक्शन आगे ही लगे, फ्रिक्शन कहां लग सकता है? बोल पीछे. क्या बात समझ में आती है? चलिए तो देखो सबसे बेटर अप्रोच क्या होगी, आपको जहां मर्जी पड़े वहां फ्रिक्शन मान लो. सही माना होगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. गलत माना होगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. क्या बात समझ में आती है? क्या करके देखते हैं अपन, एक बार आगे ले लेते हैं, एक बार पीछे ले लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर सेम आता है नहीं आता है. चलिए आइए बोलिए भाई कहां मानूं? बोलो पीछे. ठीक है तो भाई हमने फ्रिक्शन कहां मान लिया? बोलो पीछे. अब देखो सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सॉल्व करने में हमेशा पूरे रोलिंग में दो ही इक्वेशन है, एफ नेट बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा.
क्योंकि बेटा बॉडी अगर रोल कर रही है तो ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन एफ नेट बराबर एम ए होती है, रोटेशन की इक्वेशन टाउ बराबर आई अल्फा होती है। चल अब मुझे बुद्धि लगा के तू ही बता, नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, सिर्फ 2 mg, 2 mg माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। यार इससे आसान इक्वेशन क्या होगी, वाई डायरेक्शन में तो एन किसके बराबर हो जाएगा, mg। भाई वो तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, वो तो मैं समझता हूं कि तुम इतना सोच लेते हो। क्या n बराबर है mg मुझे बताने की जरूरत है क्या? तो एफ नेट बराबर एम ए लगाना है तो बोल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2 mg माइनस फ्रिक्शन। चलो तो बता दो मुझे, 2 mg माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। देख लो मैंने सही लिखा है क्या, ये मैंने एफ नेट बराबर एम ए वाली इक्वेशन लिख दी। चलो अब टाउ बराबर आई अल्फा। तो बच्चे इस ओ पॉइंट के अबाउट मुझे बता किस किस का टॉर्क आएगा, क्या एफ का आएगा, क्या फ्रिक्शन का आएगा? तो भाई हुआ क्या, ये बॉडी आगे भी जाना चालू करेगी ए से, और ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा, क्या ये घूमेगी भी क्या, कितने से, अल्फा से। क्या नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है? तो भाई हमने जब बॉडी पे फोर्स लगाया सर, तो इस फोर्स की वजह से आगे भी जा रही है और घूम भी रही है। अच्छा अगर बॉडी जो है, लॉजिकली सोच, अगर तेरी बॉडी आगे घूमती हुई जा रही है, तेरी बॉडी आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, तो उसके घूमने का सेंस प्रैक्टिकली खुद सोच के देख, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? क्या फील आती है क्या? अगर मेरा पहिया घूमता हुआ आगे जा रहा है तो कैसे घूमेगा, बोल क्लॉकवाइज। अच्छा पीछे जा रहा होता तो कैसे घूमता, बोल एंटी क्लॉकवाइज। क्या लॉजिकल है क्या? अच्छा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, पहली इक्वेशन एफ नेट बराबर एम ए, फर्स्ट इक्वेशन इज एफ नेट बराबर एम ए। सेकेंड इक्वेशन क्या, टाउ नेट बराबर आई अल्फा, किस पॉइंट के अबाउट लिखेगा नेट टॉर्क, ओ, क्योंकि बॉडी क्या ओ के अबाउट घूमेगी क्या, तो नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। बोल बेटा नेट टॉर्क में किस किस के टॉर्क आएंगे, एफ के और फ्रिक्शन के। अच्छा ध्यान से देख, क्या एफ क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्या फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्या दोनों को ऐड कर दूं? भाई दोनों ही क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या कर दो, ऐड। चलो तो बोलो क्या बन गया, 2 mg r माइनस फ्रिक्शन, सॉरी प्लस फ्रिक्शन इंटू आर। प्लस क्यों, क्या समझ में आया ना? ये भी कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। अच्छा दोनों अगर अपोजिट सेंस में घुमा रहे होते तो माइनस करता या प्लस करता, माइनस। तो भाई 2 mg r प्लस फ्रिक्शन इंटू आर बराबर क्या लिखूं, बोल आई अल्फा। आई की वैल्यू बोल mr²/2। अच्छा क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग मतलब ए किसके बराबर है, बोल अल्फा। मतलब ये तो दिमाग में परमानेंट सेट कर लो, प्योर रोलिंग मतलब सर दो चीजें तो सदाबहार हैं, v बराबर ओमेगा और a बराबर अल्फा। तो अगर ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है तो क्या a बराबर अल्फा आर होगा क्या? तो बेटा सिंस a बराबर अल्फा आर, तो क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूं क्या a/r? नहीं आया। क्या मैं हाथों हाथ यहाँ अल्फा को a/r लिख दूं? क्या लोड ले पाओगे? तो भाई अल्फा को क्या लिख दिया मैंने, बोलो a/r। देखना तो क्या ये r और r कैंसिल हो जाएंगे क्या? अच्छा यहां से भी r कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा क्या? तो देख शायद ये बचेगा 2 mg प्लस फ्रिक्शन बराबर ma/2। देखो मैंने सही करा है क्या, चेक कर लो तुम लोग। सही है भैया? देखना तो क्या दो इक्वेशन आ गई क्या? और अगर ध्यान से देख तो दो ही अननोन है, कौन कौन अननोन है, a और फ्रिक्शन। चलो इस इक्वेशन का नाम रख देता हूं 1, इसका क्या नाम रख देता हूं, बोलो 2। आइए 1 + 2 ऐड करो, बोलो क्या बनेगा, 4 mg बराबर 3ma/2। क्या a आपका 8g/3 आ गया क्या? a कितना निकल के आ गया, 8g/3। अच्छा a 8g/3 आने का मतलब क्या है, क्या मैं a को इस इक्वेशन में कर दूं, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी क्या? अच्छा अगर मेरा फ्रिक्शन पॉजिटिव निकल के आएगा मतलब जो मैंने डायरेक्शन माना है वो सही है गलत है, सही। और अगर नेगेटिव आएगा मतलब फ्रिक्शन पीछे लग रहा है आगे लग रहा है, आगे। आइए चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं। आइए 2 mg माइनस फ्रिक्शन बराबर m a, बोल a कितना, 8g/3। ध्यान से देख फ्रिक्शन क्या आ गया, 2 mg माइनस 8 mg/3 दैट इज -2 mg/3। -2 mg/3 का मतलब समझ में आता है? भाई फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो कितना है, 2 mg/3, लेकिन वो पीछे नहीं लग रहा, वो कहां लग रहा है, आगे। आगे लग रहा है, इसका मतलब कांटेक्ट पॉइंट जो था उसकी स्लिप करने की टेंडेंसी कहां बनी होगी, पीछे, इसलिए फ्रिक्शन कहां लगा, आगे।
तो जैसे स्लाइडिंग में हम देखते ही बता देते थे कि बॉडी आगे जा रही है सरफेस के रिलेटिव, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। क्या यहाँ ऐसा बता सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ सारा खेल क्या कांटेक्ट पॉइंट का है क्या? और कांटेक्ट पॉइंट के पास आगे की तरफ ए, पीछे की तरफ अल्फा। अब उस पर डिपेंड करेगा कि ए अगर अल्फा से ज्यादा होगा तो स्लिप करने की टेंडेंसी आगे, फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम्हारा फोर्स जब तुम लगाओ तो फ्रिक्शन कहां आ रहा हो? पीछे। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, डेटा पे वेरी करेगा। तो फ्रिक्शन पीछे भी लग सकता है, आगे भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या डेटा दिया है, पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी कहां बन रही है, आगे या पीछे। तो कभी कंफ्यूज मत होना जीवन में कि सर स्लाइडिंग में तो हम जैसे देखते ही बोलते थे बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ पे तुम एक बहुत बढ़िया चीज कर सकते हो कि तुम तो जो करते आए हो जीवन में वही करते रहो। क्या तुम फ्रिक्शन पीछे मानते थे? मैं तो कह रहा हूं तुम तो कुछ नया दिमाग में लोड ही मत डालो। तुम हमेशा फ्रिक्शन कहां मान लो? पीछे। अगर सही होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। गलत होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या बात समझ में आई क्या? ये आपका सोल्यूशन हो गया। बेस्ट मेथड किताबों में पहले पागल कर देंगे, पहले तो बताएंगे कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, उसको निकालने में आधा पन्ना भर जाएगा। फिर डायरेक्शन अपन ने पता लगा लिया, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। मैं कह रहा हूं डायरेक्शन पता लगा के कौन से तीर मार लेंगे हम? भाई मैं कह रहा हूं बिना डायरेक्शन पता लगाए सॉल्व कर दो तुम। अगर तुम्हारा गलत होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब पीछे नहीं लग रहा, कहां लग रहा है? आगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? डेफिनेटली क्वेश्चन विल बिकम शॉर्ट। अब देखो इसी क्वेश्चन को ऐसा हो सकता था कोई बच्चा फ्रिक्शन को कहां मान लेता? आगे। हम पूरा सॉल्व करेंगे, डिक्टो आंसर आएंगे आपके। बस आपका जो फ्रिक्शन का आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। अभी अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज को। कॉपी कर लो सब जने, ध्यान से एक एक स्टेप देख लो। दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। और मैं हमेशा पूरे रोलिंग में दो इक्वेशंस का यूज करूंगा, आप देख लेना। एफ नेट बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा, क्योंकि चल भी रही है और घूम भी रही है। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो मुझसे पूछ ले। अच्छा, म्यू मिनिमम बाकी है क्या? वो तुम्हें मैंने निकालने का बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बता रखा है। क्या बच्चे, इतना फ्रिक्शन चाहिए और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। कितना फ्रिक्शन चाहिए बोल? 2 mg/3। अरे -2 mg/3 तो नीचे है ना। कितना चाहिए? 2 mg/3। माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन। पीछे नहीं लग रहा, कहां लग रहा है? आगे। तो 2 mg/3 चाहिए और वो लिमिटिंग से क्या होना चाहिए? कम। वहां से म्यू मिनिमम भी आ जाएगा, निकालो। आ गया? क्या बात है, देखो ध्यान से। अरे आ गया नहीं आया? भाई इतना फ्रिक्शन चाहिए, कितना फ्रिक्शन चाहिए? 2 mg/3 एंड दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग। तो बोल बेटा क्या लिख दूं? 2 mg/3 लेस देन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग क्या होता है? म्यू इंटू एन। क्या एन एम जी के बराबर है क्या? तो म्यू एम जी, एम जी ने एम जी को मारा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया? बोलिए 2/3। मतलब अगर आप चाहते हो कि प्योर रोलिंग हो तो कम से कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 2/3। तो ये आपका म्यू मिनिमम आ गया। एक एक स्टेप को समझते हुए करो कि सर एक इक्वेशन एफ नेट बराबर एम ए, एक इक्वेशन टाउ बराबर आई अल्फा। और मैं तो कहता हूं आप हमेशा जैसा करते आए हो वही करो, दिमाग में एक्स्ट्रा लोड ही मत लो। तुम तो हमेशा फ्रिक्शन को कहां मान लो? पीछे। भाई अगर हमारा आंसर, अगर फ्रिक्शन पीछे की जगह आगे लग रहा होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। जैसे मेरा आ गया -2 mg/3। -2 mg/3 का मतलब है फ्रिक्शन है तो 2 mg/3 के बराबर ही, लेकिन वो पीछे नहीं लग रहा, कहां लग रहा है? आगे। अब देख ध्यान से, अब हो सकता था कोई बच्चा फ्रिक्शन को आगे ही ले लेता, तो देख पॉजिटिव आता उसका आंसर। आइए चेक कर लेते हैं अपन। अब चलो वापस से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे, ध्यान से रखना, सेम नहीं रहेगी इक्वेशन। अब आगे की तरफ नेट फोर्स देख कितना है, मुझे बता नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 2 mg माइनस फ्रिक्शन या प्लस फ्रिक्शन? प्लस फ्रिक्शन। तो 2 mg प्लस फ्रिक्शन बराबर ma। क्या मैंने सही लिखा है क्या? अब बुद्धि लगा के सोच, जब तेरा ये पहिया आगे जा रहा है तो क्या तेरा पहिया क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या? क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो कौन सा टॉर्क बड़ा होना चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पक्की बात है, अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो कौन सा टॉर्क बड़ा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देख, ये एफ तो कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। और इस बार फ्रिक्शन क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? किसका टॉर्क बड़ा होगा, एफ का या फ्रिक्शन का? क्यों बड़ा होगा समझ में आता है? क्योंकि मेरा पहिया कहां घूम के जा रहा है? बोल, आगे। जब तूने फोर्स लगाया तो तेरा पहिया घूम के कहां जा रहा है? आगे।
अगर आगे जा रहा है तो मेरा पहिए का घूमने का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमना है मतलब नेट टॉर्क क्या क्लॉकवाइज होना चाहिए क्या? नेट टॉर्क क्लॉकवाइज कब होगा, जब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, बड़ा। तो मुझे बता किसका टॉर्क ज्यादा, एफ का टॉर्क ज्यादा या फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा? एफ का टॉर्क ज्यादा। बोल भाई क्या लिखूं इक्वेशन, 2mg/r माइनस, क्यों माइनस करा समझ में आया ना, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, माइनस फ्रिक्शन इंटू आर, क्या बराबर आई अल्फा। बोल भैया आई कितना, mr²/2। क्या अब हम इतने समझदार हो गए, अल्फा को सीधे a/r लिख दें क्या? ये समय के साथ आपको आ जाएगा। तो यहां से देखो ध्यान से, अगेन आर 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 सब कैंसिल कर दो, क्या बन गई इक्वेशन, 2mg माइनस फ्रिक्शन बराबर ma/2। देखना तो क्या यही बन रही है क्या? अच्छा क्या दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हो क्या? ऐड करोगे तो क्या प्लस फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन कट जाएगा क्या? क्या 4mg बराबर 3ma/2 आ जाएगा क्या? क्या एक्सलरेशन 8g/3 आ जाएगा? अरे वही तो बन गया। एक्सलरेशन कितना आ जाएगा बोल बेटा, 8g/3। अब लेकिन जब तू एक्सेलरेशन को पुट करेगा किसी भी एक इक्वेशन में तो फ्रिक्शन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। कितना आएगा, 2mg/3। चेक कर लेते हैं, आ जाओ। क्या इस इक्वेशन में पुट कर दूं? चलो तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताना तो क्या हो जाएगी, ma माइनस 2mg। क्या a की वैल्यू तुम निकाल चुके हो क्या, 8g/3, तो 8g/3 देखना तो क्या बन गया, 2mg/3। नहीं आया, पक्का? क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्या? क्या आना भी चाहिए था क्या? क्योंकि भाई इस बार हमने फ्रिक्शन कहाँ माना है, आगे। तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो माना है हमने क्या है वो सही। तो दिमाग में क्या सेट करना है कि जब बॉडी रोल करती है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन डायरेक्टली हम जज नहीं कर सकते, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में आप कर देते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते। हो सकता है आगे लगे, हो सकता है कहाँ लगे, पीछे। वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी कहाँ बनेगी, उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में? लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे हम करते आए सर हम वैसे ही करते रहे, तो मैं तो आपको कहता हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप तो हमेशा फ्रिक्शन कहाँ मान लो, पीछे। आप तो हमेशा बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि सर कोई भी क्वेश्चन होगा मैं तो हमेशा फ्रिक्शन कहाँ मानूंगा, पीछे। कोई बात नहीं, अगर तुमने गलत माना होगा तो तुम्हारा फ्रिक्शन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव आते ही क्या तुम समझ जाओगे क्या, क्या समझ जाओगे कि तुमने कहाँ माना है गलत, पीछे नहीं लग रहा, कहाँ लग रहा है, आगे। तुम्हें समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दे दूं अब, होगा सबसे? ईमानदारी से करना, सबको करना ही है अपने आप, नहीं कोशिश नहीं, करना ही है, हैं? और क्या दूंगा? हाँ वैल्यू वाला दे देते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स की टर्म्स में था, तुझे वैल्यू वाला दे देते हैं, ले। ऐसा कर तू ही डेटा बनाना, चल आया बता, तू बना डेटा, बोल क्या चाहिए बॉडी, कौन सी बॉडी चाहिए तेरे को, ऐसी लेना जो रोल कर सके, ये नहीं कि सर ट्राइंगल ले लो। हैं डिस्क तो अभी लिया मैंने, सर अभी लिया इसलिए तो बोल रहा हूँ, सेम कॉपी कर दूंगा सोल्यूशन। हॉलो स्फीयर, अबे ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारा, पैसे थोड़ी लग रहे हैं तुम्हारे हॉलो स्फीयर लेने में। चलो हॉलो स्फीयर, ठीक है, ले भाई, फोर्स लगा रहा हूं, बोल कितने का फोर्स लगाना है, सॉल्व तुम्हें ही करना है, ले लो गंदा सा डेटा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। फोर्स कितना बोल, 10 न्यूटन। सुंदर लेते हैं, कितना हो गया, 10 न्यूटन। हॉलो स्फीयर का मास ले ले, मास ले ले 2 kg, और रेडियस ले ले 1 मीटर, और सफिशिएंट फ्रिक्शन है जिससे कि प्योर रोलिंग चालू हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑन अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स ऑन अ हॉलो स्फीयर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, फाइंड एक्सेलरेशन 10 न्यूटन। मैंने क्या बोला अभी, 20 बोल दिया था क्या मैंने, क्या बात कर रहे हो, 20/2 बोला था मैंने, और 2 मैंने मन में बोल दिया, ठीक है। तो ऑन अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स हॉलो स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, फाइंड, क्या क्या फाइंड करोगे बताओ, क्या क्या फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और म्यू मिनिमम। खड़ाखट सॉल्व कर लो सब जने कॉपी में, जिसकी कॉपी में मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला ताबड़तोड़ चटाके पड़ेंगे, मतलब है। मन में कर लिया तो आंसर बता दे बस, भाई मन में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, मुझे तो करेक्ट आंसर बता दो, फिर तुम मन में करो, तन में करो, धन में करो।
हाँ जल्दी देख ले भाई जो भी देखना है, फिर मैंने देखना चालू कर दिया है एक बार। क्या सिखा रहा है? एक्सलेशन, ठीक है, फ्रिक्शन निकाला, मुझे पता थोड़ी है, क्वेश्चन तेरे सामने बनाया है। तुम कहीं पे भी फ्रिक्शन मान लो, मैं तो कहता हूं कहां मान लो, पीछे। फ्रिक्शन आगे आएगा, -2 मतलब फ्रिक्शन कहां जाएगा, आगे। करते चलो। एक इक्वेशन एफ नेट बराबर एम ए, एक टाउ बराबर आई अल्फा। अच्छा ये दिमाग में हमेशा सेट रखना, तुमने अगर इस पे फोर्स लगाया है आगे की तरफ तो ये कहां जाएगा, बोल, आगे। और जब आगे जाएगा कोई, ये बॉडी अगर आगे घूमती हुई जाएगी तो वो कैसे घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। μ1/10, ठीक है, शाबाश भाई। मुझे पता नहीं है तुम्हारे आंसर सही है गलत है, हैं? और नोट क्या हो गया याद मुझे। एक 6 बोला है तूने, है ना? एक 2 बोला है। 6, 2 और 1/10, यही आ रहे हैं। अब तो सबके यही आएंगे। पढ़ाई वढ़ाई करा करो भाई। आगे आंसर यही आ रहे हैं, सबके सेम आ रहे हैं। चलो शाबाश, इसका मतलब सही होगा जब सबका आ रहा है तो। ऐसी मुझे उम्मीद है, थोड़ी देर में अभी विश्वास भी हो जाएगा। अब देखना है विश्वास होगा या विश्वासघात होगा। चलिए आइए, बोलिए भाई, कहाँ मानू फ्रिक्शन? पीछे ही मान लो, ठीक है, कहीं भी मान सकते हो तुम, मेरी तरफ से तो फ्री हो तुम बिल्कुल। तो फ्रिक्शन तुमने पीछे मान लिया। चलो तुम लोग बताते जाओ मुझे, एफ नेट बराबर एम ए, बोलो क्या इक्वेशन लिखूं? क्या इक्वेशन लिखूं? 10 - फ्रिक्शन बराबर एम ए। सीधे एम की वैल्यू पुट कर दूं, 2a। अरे लोड तो ले पाओगे ना? चलिए, तो भाई सर आपने फोर्स लगाया है, ये आगे जाना चालू करेगा, घूमना चालू करेगा अल्फा से। आपने एफ नेट बराबर एम ए लिख दिया, क्या टाउ बराबर आई अल्फा लिख दूं क्या? तो टाउ नेट बरा अबाउट पॉइंट ओ बराबर आई अल्फा। किस किस का टॉर्क आएगा बच्चे? क्या एफ का और फ्रिक्शन का आएगा क्या? अच्छा ध्यान से देख, क्या ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है क्या? और क्या ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? क्या दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे? ऐड। चलो बोलो क्या लिख दूं? 10 × 1, 10 × 1, 10 × 1 क्यों, क्या समझ में आता है ना? आर क्रॉस एफ प्लस, बोल फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन इंटू 1। अरे ये 1 जो है वो रेडियस है और कुछ नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, बोल आई अल्फा। बोल आई की वैल्यू 2/3 mr²। m कितना बेटा? 2। तो 2/3 mr²। मैं सीधे डेटा पुट कर रहा हूं, तो मैं दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो 2/3 mr²। अल्फा को क्या लिख दूं, बोल? a/r। r कितना है? 1। सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू a/r। देखना मैंने सही करा है बच्चे? अच्छा तो ये क्या बन गया, 10 प्लस फ्रिक्शन बराबर क्या बन गया, देखना तो ये 4/3, 4/3a। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, और क्या ये मेरी दूसरी इक्वेशन? तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्या दोनों को ऐड कर दिया जाए क्या? तो 1 + 2, क्या फ्रिक्शन फ्रिक्शन कट जाएगा क्या? तो 20 किसके बराबर आ गया? 10a/3। अरे यही आ रहा है ना भाई, देखो ना, 2a + 4a/3 करोगे तो 6a + 4a/3 दैट इज 10a/3। तो यहां से अगर तुम देखो तो a कितना निकल के आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गजब कर दिया यार तुम लोगों ने तो, सबका आ गया था आंसर। शाबाश, ब्रिलियंट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कहलाता है ये। तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दूं, फ्रिक्शन आ जाएगा क्या? तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन कितना निकल के आ जाएगा, 10 - 2a। 10 - 2a मतलब कितना आ जाएगा, -2 न्यूटन। कुछ चमका?
फ्रिक्शन कहाँ लगा, पीछे या आगे? तुमने कहा माना था पीछे, जो कि क्या है, गलत। तो फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे। कितने का लग रहा है बेटा, बोल। 2 न्यूटन। माइनस साइन चीख चीख के बोल रहा है कि फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा, कहाँ लग रहा है, आगे। क्या तुम्हें समझ में आया? तो फ्रिक्शन क्या हो गया, 2 न्यूटन। अच्छा, क्या मैंने म्यू मिनिमम भी पूछा है क्या? तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए वो लिमिटिंग से क्या होना चाहिए, कम। भाई 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा अगर प्योर रोलिंग करानी है, और ये लिमिटिंग से क्या होना चाहिए, कम। तो फ्रिक्शन should be less than equals to f limiting, मतलब 2 should be less than equals to f limiting। f limiting कितना होता है, बोल। म्यू एम जी। क्या म्यू एम जी म्यू इंटू 20 हो जाएगा क्या? तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/10। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, ये या इससे ज्यादा। मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/10। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? गुड क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के स्टेप बिल्कुल सर 100% आती है। हम हमेशा फ्रिक्शन का मान लेंगे पीछे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0। भाई ऐसा भी तो सकता है, तूने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से ए आया, उसकी वजह से अल्फा आया, और मान ले ए ऑलरेडी किसके बराबर हो, अल्फा। तो अगर ए अल्फा आर के बराबर, तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्लिप करने की टेंडेंसी है क्या? नहीं, उसकी स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, 0। बिल्कुल आ सकता है। तो हमें टेंशन लेनी नहीं है, 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा सर, फर्क ही नहीं पड़ता ना, मैं तो फ्रिक्शन मान लूंगा हमेशा। अब अगर 0 आएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। अरे तुम्हें नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए। अच्छा, अब मैंने तुम्हें जो ये बताया कि हमेशा फ्रिक्शन को पीछे मान लो, इसके पीछे भी लॉजिक है। भाई हमेशा पीछे मानने से फायदा क्या होगा कि भाई जो है तुम्हारा, अगर सही माना होगा तो ठीक है, गलत माना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, वो बात सही है। लेकिन एक और चीज है, अगर फोर्स सेंटर पे लगेगा, अगर फोर्स कहां लगेगा, सेंटर, या उसके कहां लगेगा, नीचे। सेंटर से ऊपर फोर्स लगता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, हमें भी पता नहीं है कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे। लेकिन अगर फोर्स सेंटर या उसके कहां लगता है, नीचे, हमेशा 100% फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। हमेशा फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। व्हाट इज द लॉजिक, ध्यान से देख। तूने अगर मान ले सेंटर पे फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन तो आएगा, ये बॉडी को एक्सेलरेट तो कराएगा। लेकिन क्या इसका टॉर्क आएगा क्या? इसका ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, 0। मतलब ये घुमा नहीं सकता। तो घुमाना किसको पड़ेगा, फ्रिक्शन को। अब तूने फोर्स लगाया तो ये कहां जाएगी, बोल, आगे। आगे जाएगी। अगर आगे घूमती हुई जानी है तो क्या क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा क्या? अगर पहिया घूमता हुआ आगे जा रहा है, अगर ये व्हील घूमता हुआ आगे जा रहा है, ये घूमता हुआ आगे जा रहा है, तो क्या क्लॉकवाइज घूमेगा क्या? डेफिनेटली। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अब भाई मैं जानता हूं, जब मैंने सेंटर पे सर फोर्स लगा दिया, तो इस फोर्स का तो टॉर्क आना ही नहीं है, घुमाने वाला सिर्फ कौन है, फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन को घुमाना है, तो फ्रिक्शन को क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है, तो फ्रिक्शन को कहां लगना पड़ेगा, पीछे। अगर पीछे लगेगा तभी तो क्लॉकवाइज घुमा पाएगा। नहीं आया? तो भाई हमेशा अगर फोर्स सेंटर या उसके कहां लग रहा होगा, नीचे, तो आई एम वेरी श्योर फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा, पीछे। लेकिन अगर फोर्स सेंटर या उसके कहां लग रहा होगा, ऊपर, तो हमें पता नहीं है, फ्रिक्शन पीछे भी लग सकता है और आगे भी। तो लिखो नोट, इफ द फोर्स इज अप्लाइड, नीचे वाले में भी सेम लॉजिक है, नीचे वाले में बुद्धि लगाओ। देखो नीचे अगर मान लो, भाई देखो ध्यान से, तुम्हारा ये बात बिल्कुल सही है कि सर आपने सेंटर और नीचे बोला। अगर फोर्स नीचे लग रहा होता सर, तो बुद्धि लगा, अभी इस फोर्स की वजह से टॉर्क तो आएगा, लेकिन ये उल्टा काम कर रहा है। ये टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी। और मेरी बॉडी कैसे घूमनी चाहिए, क्लॉकवाइज। अगर मेरी बॉडी प्योर रोल करती हुई जा रही है, तो मेरी बॉडी कैसे घूमनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो अब ध्यान से देख, इसका टॉर्क जो आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर बॉडी को आगे जाना है घूमते हुए, तो कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा, बोल, फ्रिक्शन। तो लिखो। अरे किसका मोबाइल है भाई, साइलेंट कर दो यार। क्या कौन है ऐसे, किसके कॉल आ रहे हैं? कौन बेचैन हो रहा है इतना? है अननोन नंबर। लिखो, लिखो, if the force if the force is applied at the center, if the force is applied at the center, भाई ने क्या टाइम बता रखा होगा कि 7:35 पे क्लास खत्म हो जाती है, then I am free।
if the force is applied at the center or below the center, if the force is applied at the center or below the center, then friction force acts in the backward direction. Then friction force acts in the backward direction. अगर फोर्स सेंटर पे या बिलो दी सेंटर लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है बच्चों, बोलो, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर फोर्स सेंटर से ऊपर लगाएंगे तो क्या कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, आगे भी लग सकता है और पीछे भी। हमने देखे हैं क्वेश्चन जिसमें फ्रिक्शन कहां लग रहा था, आगे। एक बस लास्ट क्वेश्चन, देन यू आर फ्री। हैं, होमवर्क से करके लाओगे? क्या बात कर रहे हो? अच्छा भाई, करेंगे करेंगे भाई, टॉपलिंग पढ़ाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? कल वाली क्लास है, मैंने कब बोला रोटेशन कंप्लीट कर दिया मैंने। कल वाली क्लास में इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाऊंगा और टॉपलिंग बताऊंगा। वो जो क्वेश्चन है वो टॉपलिंग पे बेस्ड है। नॉर्मल क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, बताएंगे तुम्हें। परसों आएगी हैं? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, अपन परसों ले लेंगे क्लास। एक्स्ट्रा सैटरडे को आना ही है ना डिस्कशन के लिए आप लोगों को। सैटरडे को ये बिल्कुल सब जने दिमाग में सेट कर लें अपने। देखिए, रोटेशन इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क तक तो मुझे विश्वास था आप लोग मेरे साथ थे। उसके बाद लेकिन जो है आप लोगों ने विश्वासघात किया। टेस्ट आया, टेस्ट आने पर आप लोगों ने पढ़ाई अपनी इफेक्ट करी। मैं शुरू से एक बात बच्चों को समझाता आ रहा हूं, और शुरुआत से बच्चे को ये बात शुरुआत में समझ में नहीं आती, आखिरी में समझ में आती है। हमेशा बच्चा एक ही गलती जीवन में रिपीट करता रहता है। टेस्ट आता है, वो करंट पोर्शन पढ़ना छोड़ देता है, वो टेस्ट में नंबर स्कोर करने के लिए पुराना पढ़ना चालू कर देता है और करंट वाले पे ध्यान देना बंद कर देता है। और जैसे ही वो करता है वैसे ही उसको टॉपिक आना समझना बंद हो जाता है, इंटरेस्ट आना कम हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व होने बंद हो जाते हैं, चैप्टर खराब हो जाता है। तो ये हमेशा का मतलब सेट पैटर्न है। तो मैं तुम्हें शुरुआत से समझा रहा हूँ। बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन, मैच्योरली बिहेव करो। डेफिनेटली दीज टेस्ट आर इंपॉर्टेंट, बट आपका जो मेजर गोल है वो नीट है। तो अगर तुम अपने टॉपिक्स खराब कर लोगे तो दैट्स अ मेजर लॉस। कह रहा हूँ इस पेपर में अगर एक गलत भी हो गया, लेकिन उस चक्कर में मैंने मेरा पूरा टॉपिक ही खराब कर लिया, मैंने मेरा टॉपिक ही स्किप कर दिया, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी। भाई आपने देखा ही था लास्ट क्लास जब अपनी हुई थी टेस्ट से एक दिन पहले, तो स्ट्रेंथ कितनी कम थी, सब जो है अपने मजे में टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। देखो, टेस्ट में कॉन्फिडेंस रखा करो, जो तुमने पढ़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जो है लास्ट वाले दिन जो है टेस्ट से एक दिन पहले तुम कर लोगे और सब हो जाएगा, नहीं। वो तो एक आपका क्यूमुलेटिव मेहनत जो होती है वो काम आती है। जो बच्चा सिंसियरली थ्रू आउट पढ़ता है उसके अच्छे नंबर आते ही हैं। तो एक रात पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा मैच्योरली बिहेव करा करो। इतना बढ़िया टॉपिक था अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क्स, इतना शानदार चल रहा था। लेकिन जो है मैं डेफिनेटली मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि किस किस ने एंगुलर मोमेंटम के बाद से जो है क्लासेस रिवाइज नहीं करी। तुम कहो तो खड़ा कर दूं अभी, और मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ तुम्हारा। खड़ा कर दूं? क्या बात कर रहे हो, सारे ही हो तुम। चलो तो लो क्वेश्चन। जिनके चेहरे ऐसे थे वो डर गए, अरे यार ऐसा मत करो सर, कपड़े मत फाड़ो हमारे। चलो तो देखो ध्यान से, चलो बनाओ क्वेश्चन बनाओ, बोलो कौन सी बॉडी लेनी है? सॉलिड सिलेंडर। अरे तो हॉलो रिंग हो जाएगी। हॉलो क्या हो जाएगी? रिंग हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड स्फेयर ले लो, चलो यार कुछ भी ले लो, कहां टेंशन ले रहे हो। सॉलिड स्फेयर, बोलो भाई मास कितना लेना है, बोल। 5 kg। रेडियस बोलो। हाँ, कितने शाणे हो, डेटा जानबूझ के सिंपल ले रहे हो। अच्छा, फोर्स कितना लगाऊं, बोल। ठीक है। अच्छा, अभी मैं श्योर हूं मैंने फोर्स कहां पे लगाया है, बोल। सेंटर। क्या फ्रिक्शन पीछे ही लगना है? तो हमने तो एक दिमाग में अप्रोच सेट कर ली, हमेशा फ्रिक्शन कहां मानना है, पीछे। जो होगा देख लिया जाएगा सर, ठीक है। तो भाई फाइंड ऑन अप्लाइंग फोर्स इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। ये सारी लाइंस कॉमन है, मैं बार बार लिखा चुका हूं कि फोर्स लगाने पे प्योर रोलिंग करना चालू कर देता है। बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा,
म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक बात है भाई। चलिए तो है बस। चलिए भाई, ओके बच्चों, बाय बाय, राधे राधे।